हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। सफलता जो है वो है एक मानव निर्मित मानक के द्वारा निर्धारित होता है। मानव निर्मित मानक पर हो सकता है आप आगे ना जाए, किंतु आत्मनिर्मित मानक पर आप सदा आगे रहेंगे। बस कर्म करते रहना है। कर्मणे कारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस वीडियो में हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। कुछ कंसेप्ट छूट गए थे तो उनको हम देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। पहला कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट अब मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि आप की कोई कंपनी है। अब कंपनी किसी चीज का उत्पादन कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? किसी चीज का उत्पादन कर रही है। अब जिस चीज का उत्पादन कर रही है उसकी बिक्री करेगी। अब इस कंपनी में जो सामान था उसमें कमी आएगा, यानी यहां पर हमने 100 पलाई बनाई और 50 पलाई गई। ठीक है, तो यहां 50 पलाई गई, यहां 50 पलाई कम हो गई। यानी जितना बिक्री करेंगे उतना आपके स्टॉक पाइल में से कम होता जाएगा। इसे ही बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। मैचिंग कंसेप्ट में केवल आपको इतना देखना है जितना सामान आप बेचते हैं उतना आपके स्टॉक में कम होता है। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि कैसे हम जो लेन देन है उस पर नजर रख सके। दूसरा है अकाउंट एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट क्या बताता है? यह बताता है कि कंपनी तथा मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। एंटिटी का अर्थ मैंने बताया था कि एंटिटी उसे कहते हैं जिसका स्वतंत्र अस्तित्व, तो दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व। तो अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि कंपनी और मालिक दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पीरियड अकाउंटिंग कंसेप्ट। आपने एक कंपनी स्थापित की। अब कंपनी में कुछ सामान का उत्पादन कर रहे हैं या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। अनंत समय तक आप उत्पादन करते रहे। क्या आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हम पता लगाएं कि हमारी कंपनी को कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है? तो यह एक कंसेप्ट बताता है कि हम कुछ समय पर क्या करते रहेंगे? कुछ समय पर कंपनी के लेन देन का लेखा जोखा करेंगे। ठीक है, यानी एक पीरियड के बाद हम कंपनी का लेखा जोखा करेंगे। इसी को बोलते हैं पीरियड अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है,
क्योंकि आप साल भर में 3 महीने में या 4 महीने में आप एक पीरियड को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अखबार में आप देखते होंगे कि तिमाही में टाटा कंपनी को इतना लाभ हुआ या रिलायंस कंपनी को इतना लाभ हुआ, तो यही कंसेप्ट के अंतर्गत उसे किया जाता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या बताता है? आपको कोई कंपनी स्थापित करना है, आपने कंपनी स्थापित कर दी। अब इस कंपनी में आपने मशीनरी 5 लाख की खरीदी। ठीक है, तो आप अपने लेखा जोखा में ये लिखेंगे कि हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है। अगर कल्पना करें कि 2 साल बाद इस मशीनरी का दाम 3 लाख हो जाता है, तब भी आप अपने अकाउंट में एक 5 लाख ही दिखाएंगे। ठीक है, या 2 साल बाद इसकी कीमत 10 लाख हो जाती है, तब भी आप अपने अकाउंट में 5 लाख ही इसकी कीमत दिखाएंगे। तो इसे ही कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, अगला कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, हम उदाहरण से सीख। ये कोई क्षेत्र है जहां पर किसी कंपनी ने खोजा कि यहां पर जीवाश्म तेल है। ठीक है, अब उस कंपनी ने ऑक्शन के द्वारा इसको सरकार से खरीदा। अब कंपनी कुछ समय बाद 10 लाख बैरल तेल निकालती है, क्रूड ऑयल निकालती है, और क्रूड ऑयल का मार्केट दाम 5 रुपया बैरल है, ये रुपए का साइन है। तो 10 लाख गुणे 5, इतना क्या आ गया? रेवेन्यू। आपने जैसे ही जीवाश्म ईंधन निकाला, ठीक है, और उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी समय उसे रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू मान लिया जाएगा। ठीक है, उसे कंपनी का रेवेन्यू मान लिया जाए। तो इसे ही कहते हैं क्या? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है डबल एंट्री कंसेप्ट। डबल एंट्री हमने पहले ही पढ़ा है। डबल एंट्री कंसेप्ट ये बताता है कि आप लेखा बनाते समय, अकाउंट बनाते समय, हर समय 2 पहलू पर ध्यान देंगे, या कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 2 ही पहलू होगा। डबल एंट्री कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी अकाउंट बनाते हैं आप, तो उसमें क्या होगा? 2 ही पहलू होगा। आपने अगर 1000 रुपए का कोई सामान बेचा तो आपके पास 1000 रुपए का सामान की कमी आई। आपने अगर 1000 रुपए का क्रेडिट किया तो 1000 रुपए का डेबिट हुआ। यानी कि कोई भी व्यवसाय होगा उसमें डबल एंट्री कंसेप्ट काम ही करेगा। ठीक है, डबल एंट्री कंसेप्ट काम ही करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है वेरीफाइबल कंसेप्ट।
वेरीफाइबल कंसेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्या? ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। आप जब कोई भी खाता बनाएंगे, कोई भी खाता बनाएंगे, तो उसमें जो आपका विचार है, आपका कोई राय है, या आपसे किसी का बैर हो गया उसके कारण पूर्वाग्रह है, वो सब इसमें नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है? वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट में पूर्वाग्रह से कोई भी गलती नहीं करना, तो ये कंसेप्ट ये बताता है। अब ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, एक कंसेप्ट का लक्ष्य यही है कि अकाउंट को कितना सरल और दक्ष यानी कि अच्छा गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, इस प्रिंसिपल का सहारा लेकर। ठीक है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के सारे कंसेप्ट हमने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अकाउंट के बारे में, देखते हैं कि अकाउंट क्या होता है। क्या? अकाउंट। इससे पहले भी हम लोगों ने अकाउंट पर चर्चा किया है। अकाउंट को आप एक शीर्षक मान सकते हैं जिसके अंतर्गत सारे लेखा जोखा किया जाता है। अब जैसे ए अकाउंट है तो हम इस अकाउंट को रोहन अकाउंट भी कर सकते हैं, यानी कि रोहन अकाउंट के अंतर्गत क्या हो रहा है, सारी एंट्री हो रही है। या रिलायंस अकाउंट भी कर सकते हैं कि रिलायंस अकाउंट के अंतर्गत इसे टाटा भी कर सकते हैं। तो ये यही एक अकाउंट है। ठीक है? अकाउंट का मतलब एक शीर्षक जिसके अंतर्गत सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है? अब देखते हैं ये अकाउंट कितने प्रकार से होता है। अकाउंट को हम दो रूपों में देखेंगे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल, और दूसरा मॉडर्न। ठीक है? हम अकाउंट को समझेंगे दो रूप में लेकर, क्या? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। इस ट्रेडिशनल को इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, और इसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है? अभी जो ये अकाउंट का चैप्टर है, कम से कम 2 क्वेश्चन ईपीएफओ में आएगा ही। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच को या ट्रेडिशनल अकाउंट को किस देश के नाम से जोड़ा जाता है, तो आप बताएंगे इंग्लैंड, और मॉडर्न को अमेरिका। तो 2 प्रकार के ये अकाउंट को समझने के तरीके विकसित हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत हम अकाउंट का अध्ययन करते हैं, फिर मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो देखते हैं पहले ट्रेडिशनल। ठीक है? ट्रेडिशनल अकाउंट। अब ट्रेडिशनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है? हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया समझने के लिए, इंग्लिश अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, या अमेरिकन अप्रोच, या ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत अकाउंट को देख रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट क्या विभाजित किया गया है। अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट को। क्या देखते हैं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पहला अकाउंट जो होता है उसे बोलते हैं नेचुरल अकाउंट। क्या बोलते हैं? नेचुरल अकाउंट।
नेचुरल अकाउंट का अर्थ ये होता है कि लोग, किसी व्यक्ति के नाम पर अकाउंट होगा। तो मोहन का अकाउंट, अंबानी का अकाउंट सेम नेचुरल अकाउंट में रखा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा, आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट मतलब इस अकाउंट का नाम क्या होगा? कंपनी के नाम पर होगा। क्या होगा? कंपनी के नाम पर। जैसे LIC, जैसे रिलायंस, ये आपको पूछा जाएगा, ये LIC रिलायंस। ठीक है, अगला कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगला ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट। अब रिलायंस अकाउंट तो समझ में आता है कि कंपनी का नाम है, LIC कंपनी का नाम है, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसको समझो। कोई कंपनी स्थापित की गई तो उसका कोई मालिक होगा। अब मालिक जो पैसा या जो कैश, जो पूंजी किसमें लगाता है? कंपनी में लगाता है, या उसके नाम से जो अकाउंट खोला जाता है उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। उसके नाम पर कंपनी में जो अकाउंट खोला जाता है उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट। जब कभी भी मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो किसके अंतर्गत निकालता है? ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के, LIC या किसी कंपनी का नाम पर्सनल अकाउंट के, और नेचुरल ये भी पर्सनल अकाउंट में, इसमें मोहन, अंबानी सभी का नाम आएगा। ठीक है, अब अगला है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यहां पर कंपनी या व्यक्ति के तौर पर कोई तीसरा व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने आता है, उसको बोलते हैं ये अकाउंट। अब इस अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं इसको हमें देखना है। पहला, प्रीपेड अकाउंट। अब प्रीपेड अकाउंट क्या है? जब कभी कंपनी के पास पैसा ज्यादा हो गया तो उसने मान लेते हैं जुलाई महीने का जो टैक्स है उसको पहले ही सरकार को दे दिया, या जुलाई महीने का जो मजदूरी है वो पहले ही किसको दे दिया? मजदूर को दे दिया। तो इसे प्रीपेड अकाउंट या प्रीपेड बोलेंगे, और इसके अंतर्गत जो अकाउंट रहेगा वो प्रीपेड अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग अकाउंट उसे बोलेंगे जब कंपनी, पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब कंपनी को जुलाई महीने में मजदूरी देना था या कर देना था, लेकिन उसने कब दिया? अगस्त में, तो एक महीना बाद दिया, तो उसे ही बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट इस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कौन सा अकाउंट? इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये भी अकाउंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक, इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और अगला है रियल अकाउंट। आपको नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट रट लेना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। रियल अकाउंट,
अब रियल अकाउंट को भी दो भागों में बांटते हैं, टेंजिबल अकाउंट और इंटेंजिबल अकाउंट। ठीक है, इंटेंजिबल अकाउंट। अब टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल का मतलब कोई भी वो चीज जिसे हम क्या कर सकें, छू सकें, क्या कर सकें, छू सकें, तो उसको टेंजिबल बोलेंगे। जैसे मशीन, क्या, मशीन, लैंड। ठीक है, तो ये क्या है, टेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत ये आएगा, मशीन, लैंड। ठीक है, बिल्डिंग भी। इंटेंजिबल में कोई भी ऐसा अकाउंट या कोई भी ऐसी चीज जिसे हम छू ना पाए। ठीक है, अब क्या क्या इसमें होगा, कॉपीराइट, क्या, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट किसी लेखक ने किताब लिखा, अब कोई दूसरा उस किताब को ना लिख पावे नकल करके, उसके लिए कॉपीराइट दिया जाता है। अब जिस व्यक्ति ने किताब लिखा है उसी के सहमत पर ही कोई दूसरा व्यक्ति उस किताब को लिख सकता है, क्योंकि उसने मेहनत किया है तो उसको कुछ समय के लिए कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है। ठीक, अगला पेटेंट, क्या, पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है, जब कोई भी कंपनियां, जैसे एग्जांपल कोई कंपनी जिसने क्या किया, अपना रिसर्च पर 200 करोड़ खर्च किया, ठीक है, और उसने बनाया क्या, एक ऐसी दवा जिससे टीबी 5 महीने में ठीक हो जाएगी। ठीक है, 5 महीने में ठीक हो जाएगी या 2 महीने में ठीक। अब इस कंपनी ने बनाया 200 करोड़ में, अब अगर वो कंपनी उस दवा को मार्केट में लाएगी तो जो दूसरी कंपनी होंगी उसे देखकर या उस दवा को खरीदकर उसी के अनुसार क्या दवा बना सकती है। तो ये 200 करोड़ क्यों इसमें खर्च करेगा, जब वो 200 करोड़ खर्च किया और दवा लाया मार्केट में, दूसरी कंपनी ने देखकर बना लिया, तो क्यों खर्च करेगा। अब इसको प्रोत्साहित करने के लिए ये अधिकार दिया जाता, पेटेंट। अब अधिकार कहा गया कि अब ये जो दवा है 20 साल तक केवल और केवल यही कंपनी क्या कर पाएगी, निर्मित कर पाएगी। अब यही कंपनी जब निर्मित करेगी तो इस दवा का मूल्य अधिक रहेगा, क्या रहेगा, दवा का मूल्य अधिक रहेगा, और कंपनी किसी तरह 200 करोड़ रुपया वापस लाएगी और ढेर सारे लाभ प्राप्त करेगी। तो इसे कहते हैं पेटेंट। ठीक है, अगला है डिजाइन, क्या, डिजाइन। अगला क्या है, डिजाइन है। अब डिजाइन को भी हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल, क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल अकाउंट। अब इंटेंजिबल अकाउंट जो है डिजाइन, अब जैसे ताज होटल है, अब ताज होटल का एक डिजाइन है, अब उस डिजाइन को नकल करके कोई दूसरा नहीं बना सकता, क्योंकि उसे डिजाइन के अंतर्गत क्या मिला है, संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, अब अगला है उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है इसको भी देखते हैं, क्या, ट्रेडमार्क। ठीक है, अब ट्रेडमार्क का मतलब कि आप कोई कंपनी है और आपने एक बहुत अच्छा लोगो बनाया, जैसे एडिडास का, ठीक है, तो एडिडास का लोगो आपका हो गया, तो इसे ही बोलते हैं इंटेंजिबल, ठीक है, अकाउंट। ठीक, अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है इसको भी हम देखते हैं।
जो भी खर्चा है, क्या, जो भी खर्चा है, जो भी लाभ है, उसको किस में रखा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में रखा जाएगा। लाभ और खर्चा या लॉस, हानि, सबको किस में रखा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के अकाउंट हो गए, आप इनको याद करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।